सभी को नमस्ते। बच्चों, आज हम एक नया अध्याय चालू कर रहे हैं और ये है बौद्धिक विकास यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। एक तरफ जहाँ शारीरिक विकास का अपना महत्व है, वहीं मानसिक विकास का भी उतना ही महत्व होता है। मानसिक विकास को हम बुद्धि का विकास भी कह सकते हैं। दैनिक बोलचाल की भाषा में बुद्धि एक बहुत ही सामान्य शब्द होता है, लेकिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। बुद्धि से तात्पर्य सीखने की योग्यता से होता है तथा पूर्व ज्ञान का नए वातावरण के साथ समायोजन एवं समस्याओं को सुलझाने में उसका उपयोग करना, यही बुद्धि कहलाती है। अच्छी बुद्धि वही है जो शीघ्र और सरलता से अपने आप को अभियोजित कर ले। बुद्धि की शक्ति हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, इसीलिए हम देखते हैं कुछ बालक जन्म से ही तेज बुद्धि वाले और कुछ मंद बुद्धि वाले होते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर इसको अपने ढंग से परिभाषित किया है। स्टर्न के अनुसार नई परिस्थितियों के साथ सफल अभियोजन करने की क्षमता को बुद्धि कहा जाता है। सिरिल बर्ट के अनुसार बुद्धि जन्मजात व्यापक मानसिक योग्यता है, इट्स ए मेंटल एबिलिटी। और थॉर्नडाइक के अनुसार गत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बुद्धि जो है ये शिक्षण की योग्यता होती है। और टर्मन के अनुसार अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वही बुद्धि होती है। एडवर्ड ने इसे इस तरह से परिभाषित किया है कि अभियोजन करने में परिवर्तनशीलता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट, इसको हम बुद्धि की संज्ञा देते हैं। वेब्सलर के अनुसार व्यक्ति द्वारा किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने, तर्कयुक्त चिंतन और अपने वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण तरीके से अभियोजन करने की संपूर्ण क्षमता को बुद्धि कहा जाता है। इस बुद्धि की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस क्या होती है, इसके लिए कुछ बातें ज़रूरी होती है। सबसे पहली है सीखने की क्षमता, एबिलिटी टू लर्न। बुद्धि में शिक्षण की योग्यता होती है। बुद्धिमान बालक ही कोई भी चीज़ सीख सकता है। फिर दूसरा है समय के अनुसार तर्क की योग्यता, एबिलिटी टू डिस्कशन। बुद्धिमान बालक अधिक तर्क कर सकता है, उचित तर्क कर सकता है। विभिन्न वस्तुओं को पहचानने की क्षमता, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। व्यक्ति बुद्धि के उपयोग से नई चीज़ों को पहचानता है, जो उसने पहले नहीं देखी थी, जो पहली बार देख रहा है उनको भी वो रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है बुद्धि के कारण से। फिर नई परिस्थिति में अपने ज्ञान का समुचित प्रयोग करने की योग्यता यानी कि एबिलिटी टू एडजस्ट इन न्यू सिचुएशन, एनी कंडीशन, कोई भी नई ऐसी परिस्थिति हो उसमें एडजस्ट करना भी बुद्धिमत्ता ही कहलाता है। बुद्धि से व्यक्ति नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने में समर्थ होता है। और फिर नई समस्याओं को हल करने की योग्यता, एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बुद्धि के द्वारा व्यक्ति नई समस्याओं को हल कर सकता है। और फिर बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बुद्धि के अनुसार बुद्धि के द्वारा व्यक्ति सोच विचार कर सकता है और ख़ास तौर से वो चीज़ जो सामने नहीं दिख रही है यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो अमूर्त है। मूर्त और अमूर्त, अमूर्त चिंतन को भी बुद्धि ही कहा जाता है। बुद्धि अनेक शक्तियों का एक समुदाय है। इंटेलिजेंस इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइजेस। बुद्धिमान व्यक्ति गत अनुभव को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करता है। अधिक लंबे समय तक वह अपने ध्यान को लगाने में समर्थ होता है। एक नई और अपरिचित परिस्थिति से अधिक तेज़ी से और कम असमंजस तथा कम गलतियों के साथ अनुकूलन करता है। अमूर्त चिंतन कर सकता है, दमन और नियंत्रण की अधिक सामर्थ्य रखता है तथा आत्म आलोचना के योग्य होता है। ये कुछ उसके नेचर ऑफ इंटेलिजेंस की हमने बात की। अब हम बात करते हैं बुद्धि के प्रकार की, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस।
सबसे पहले होती है अमूर्त बुद्धि। इसको 3 तरह से बांटा गया है बुद्धि को। एक है अमूर्त बुद्धि यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त बुद्धि वाला व्यक्ति बौद्धिक कार्य जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, समस्याओं को हल करना तथा मानसिक कार्यों को शीघ्रता से संपन्न कर सकता है। जिस व्यक्ति में अमूर्त बुद्धि की कमी होती है उसमें अन्य 2 प्रकार की बुद्धि भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति में तीनों तरह की बुद्धि मौजूद हो, लेकिन बुद्धि के 3 अलग अलग प्रकार हैं। किसी व्यक्ति में तीनों तरह की बुद्धि मौजूद हो सकती है, किसी में किसी एक तरह की बुद्धि ज़्यादा हो सकती है, बाकी 2 तरह की कम हो सकती है। दूसरी तरह की बुद्धि होती है वो है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। सामाजिक बुद्धि वाला व्यक्ति दूसरों के साथ में आसानी से मिलजुल करके रह सकता है, उसमें समायोजन की क्षमता ज़्यादा होती है और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इस सामाजिक बुद्धि का होना बहुत आवश्यक माना गया है। और तीसरी तरह की बुद्धि होती है यांत्रिक बुद्धि यानी कि मैकेनिकल इंटेलिजेंस। यांत्रिक बुद्धि से युक्त जो व्यक्ति होता है वो एक कुशल कारीगर, चालक या दक्ष अभियंता बन सकता है। तो इस तरह से ये 3 तरह की बुद्धि हम देखते हैं जो कि व्यक्तियों में पाई जाती है। यहाँ अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले हम एक बात खास तौर से समझ लें कि बुद्धि और ज्ञान इन दोनों में कुछ अंतर होता है। आम बोलचाल की भाषा में तो बुद्धि एवं ज्ञान को एक ही समझा जाता है। हम ये कह सकते हैं कि हम तो क्या कह सकते हैं, आम आदमी यही कहता है कि जो बुद्धिमान है वो ज्ञानवान है, जबकि हकीकत में दोनों 2 अलग चीज़ें हैं। बुद्धि का अर्थ समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग से लिया जाता है, जो कि एक आनुवांशिक शक्ति होती है यानी कि जन्मजात व्यक्ति में मौजूद होती है। वहीं जो ज्ञान है वो अर्जित शक्ति है यानी कि ज्ञान को हम प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे व्यक्तियों से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि बुद्धि जो हमारी बुद्धि है उसी का हम इस्तेमाल कर सकेंगे। ज्ञान को मेहनत और अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अंतर को समझने के लिए हम एक टेबल देखते हैं। एक तरफ हम बुद्धि की बात करेंगे, दूसरी तरफ ज्ञान की बात करेंगे। बुद्धि के लिए बुद्धि एक जन्मजात आनुवांशिक शक्ति है, जबकि ज्ञान अर्जित योग्यता है यानी कि ज्ञान को व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से, अभ्यास से प्राप्त करता है। बुद्धि साध्य है जबकि ज्ञान उस साध्य तक पहुंचने का माध्यम है। दोनों में फ़र्क है। बुद्धि अपरिवर्तनीय है, जिसे न तो घटा सकते हैं न ही बढ़ाया जा सकता है। एक व्यक्ति में जितनी बुद्धि है उसमें सारी जिंदगी उतनी ही बुद्धि रहेगी, लेकिन ज्ञान के साथ ऐसा नहीं है। ज्ञान परिवर्तनशील है। कठोर श्रम के द्वारा ज्ञान को विकसित किया जा सकता है। हो सकता है आज हमारे पास बहुत सारी बातों का ज्ञान नहीं हो, लेकिन हम अपनी बुद्धि के माध्यम से और ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। बुद्धि व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है, जबकि ज्ञान व्यक्ति को ज्ञानवान या विद्वान बनाता है। बुद्धि शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन एवं निर्देशन करती है, अतः बुद्धि से सभी अंगों का विकास होता है, जबकि ज्ञान के माध्यम से किसी विशिष्ट अंग का ही विकास किया जा सकता है। जैसे नृत्य की कला का ज्ञान हो या पेंटिंग का ज्ञान हो, हैंड राइटिंग में कोई एक्सपर्ट हो इत्यादि। तो ये सब अलग अलग तरह के ज्ञान की बातें हैं जिसमें शरीर का कोई विशेष अंग ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। बुद्धि एक प्रकार की योग्यता तथा योग्यताओं का संयोगीकरण है, जिससे व्यक्ति विवेकशील बनता है और अमूर्त चिंतन कर सकता है, जबकि ज्ञान का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है। व्यक्ति किसी खास विषय में ही विद्वान बन सकता है। बुद्धि नष्ट होने से बौद्धिक क्षमताएं जो है वो नष्ट हो जाती हैं, जबकि ज्ञान नष्ट होने से केवल एक ही क्षेत्र का विकास रुकता है। बाल्यकाल में 9 से 10 वर्ष तक बुद्धि का विकास तेज गति से होता है और फिर 11-12 वर्ष में विकास की गति मंद हो जाती है और 13-14 वर्ष की अवस्था में बुद्धि के विकास की गति एक बार फिर से तीव्र हो जाती है, जो कि 18 वर्ष की अवस्था आते आते तक व्यक्ति अपनी बौद्धिक विकास
की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। जबकि ज्ञान का जो विकास है वो जीवन पर्यंत होता रहता है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। हम जितना चाहे उतना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। जिस उम्र तक चाहें हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं थर्स्टन द्वारा दी गई मानसिक योग्यताओं की। थर्स्टन ने 7 अलग अलग तरह की योग्यताओं को पहचाना है। उनके अनुसार सबसे पहली जो योग्यता होती है वो होती है वाचक योग्यता, यानी कि वर्बल एबिलिटी। वाचक योग्यता का तात्पर्य भाषा से होता है। ये वह योग्यता है जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने भाव, अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। उसमें हाव भाव, जेस्चर, बॉडी जेस्चर, साइन लैंग्वेज और भाषा, वाणी, इन सब का इस्तेमाल करके वो अपने मनोभावों को दूसरों तक पहुंचाता है। शाब्दिक योग्यता के अंतर्गत शब्द बोध, शाब्दिक तर्क, पाठ बोध और वर्बल एनालिसिस ये सभी आते हैं और इन तीनों में उच्च सहसंबंध पाया जाता है। दूसरा आता है प्रत्यक्ष परक योग्यता, यानी कि परसेप्चुअल एबिलिटी। इस योग्यता के द्वारा बालक वस्तुओं को शीघ्रता से पहचान लेता है और उनका शुद्ध प्रत्यक्षीकरण कर पाता है। जैसे जब बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं तो धीरे धीरे वो उनको पहचानने लगता है कि ये अ से अनार, आ से आम या ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय इत्यादि, वो उनको भेद उनमें समझने लगता है। और तीसरी होती है मेमोरी एबिलिटी या स्मृति योग्यता। चीज़ों को याद रखना, एक बार देखा, 2 बार देखा या सुना, वो बातें याद रहेंगी, उसको स्मृति योग्यता कहा जाता है। किसी भी चीज़ को याद करने एवं मस्तिष्क में लंबे समय तक धारण करने की योग्यता को स्मृति योग्यता यानी कि मेमोरी एबिलिटी कहा जाता है। इस योग्यता के द्वारा बालक किसी भी चीज़ को शीघ्रता से सीखता है, अधिगम करता है और उसको लंबे समय तक याद रखता है। जैसे कोई भी कविता, कहानी, पहाड़े इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हमारी स्मृतियों में होती हैं। यहाँ तक कि घटनाएं, बातें, किसी की कही हुई बात या कोई चीज़ हमने देखी है इत्यादि बहुत सी बातें हमको याद रहती हैं। और फिर देशिक या वस्तु प्रेक्षक योग्यता, किसी मार्ग व स्थान को याद रखने की योग्यता। दिशा, देशिक योग्यता यानी कि दिशा, डायरेक्शन, कि हमें किस तरफ जाना है। जैसे आप अपने घर से निकलते हैं तो कॉलेज आने के लिए आपको अपने घर का रास्ता पता है कि मुझे दरवाजे से निकल कर के दाएँ जाना है या बाएँ जाना है, आगे जा कर के किस तरफ मुड़ना है, किस दिशा में जाना है, पूर्व की तरफ जाऊंगी, पश्चिम की तरफ जाना है, उत्तर, दक्षिण, सभी दिशाओं का अच्छे से ज्ञान होता है और व्यक्ति उसी ज्ञान के आधार पर, उसी बुद्धि के आधार पर वो अपनी गंतव्य तक पहुंच पाता है। और फिर आती है तार्किक योग्यता यानी कि लॉजिकल रीजनिंग। इस योग्यता के द्वारा बालक अमूर्त संबंधों का प्रत्यक्षीकरण करता है। वो अपने पुराने अनुभवों के आधार पर नवीन समस्याओं का समाधान करता है। जैसे एक बेंच पर अगर 5 लड़कियां बैठी है तो उसकी इस तरफ में कौन बैठी है, उस तरफ कौन बैठी है, सबके नाम हमको ध्यान होते हैं कि कौन किस तरफ में बैठा है। लॉजिकल रीजनिंग होती है कि कौन किसके पास में बैठा है, कौन किससे एक छोड़ करके बैठा है। इस तरह की कोई भी तर्क, किसी भी तरह का हम उसकी मदद से पहचान सकते हैं। और फिर आती है आंकिक संख्यात्मक योग्यता यानी कि नंबर एबिलिटी। ये वो योग्यता है जिसके द्वारा बालक गणितीय प्रश्नों को हल करना सीखता है। जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि। ये सभी जो भी नंबर गेम जितना भी है वो सब इस आंकिक संख्यात्मक योग्यता के आधार पर ही व्यक्ति सीख पाता है। और फिर आती है शाब्दिक योग्यता यानी कि वर्ड एबिलिटी। इस योग्यता के द्वारा बालक शब्दों के संबंध में अध्ययन और चिंतन करता है तथा नवीन समस्याओं का समाधान करता है। साथ ही इसमें शब्दों की गति भी देखी जाती है। जैसे कोई भी 2 अगर हम कठिन शब्द अक्षर की बात करें, जैसे छ और क्ष, इन दोनों को कैसे लिखा जाएगा, उनको पहचानना, उनका उपयोग कहाँ होना चाहिए इत्यादि, ये सभी
हमारी शाब्दिक योग्यता में शामिल होते हैं। जैसे जहाँ छतरी की बात की जाएगी तो वहाँ छ का इस्तेमाल होगा, उसकी बजाय हम क्षत्री नहीं कह सकते। तो इस तरह से कौन सा शब्द, कौन सा अक्षर कहाँ आना चाहिए, इस तरह से स्त्री, स्त्री और स्त्री। स्त्री यानी कि जो प्रेस की जाती है, जिससे हम आयनिंग करते हैं, एक वो होती है। दूसरी स्त्री, आधा स और त्री, स्त्री यानी कि महिला, औरत। तो इन दोनों शब्दों में फ़र्क है। तो ये इस तरह की जो भी बातें हैं, ये जो बुद्धि है, ये शाब्दिक योग्यता कहलाती है। इस तरह से ये मुख्य तरीके होते हैं, अलग अलग तरह की ये योग्यताएं होती हैं। और आगे हम बात करेंगे बुद्धि परीक्षण की। आज हम कौन कौन से बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं उनका सिर्फ यहाँ पर नाम देखेंगे। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर जैसे जैसे व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर अधिक प्रकाश पड़ता है, वैसे वैसे मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मापने की चेष्टा की है। इस माप के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के परीक्षण बनाए गए हैं। बुद्धिमापक परीक्षाओं का वर्गीकरण हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला होता है व्यक्तिगत परीक्षण यानी कि इंडिविजुअल टेस्ट, दूसरा सामूहिक परीक्षण, ग्रुप टेस्ट, तीसरा क्रियात्मक परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट, और फिर समय सीमा युक्त परीक्षण यानी कि टाइम टेस्ट, और समय सीमा रहित यानी कि अनटाइम्ड टेस्ट। ये विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं जिनके बारे में विस्तार से हम जानकारी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।